जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर 10th मई में हम लोग जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू हैं वो इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है भारत पोल। इंटरपोल का नाम तुम सबने सुना है। हमारे नॉट सो प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान में कई इंटरपोल के वांटेड टेररिस्ट हैं। तो इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनसे रिलेटेड बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए वर्क करती है। यहाँ हमारे लिए ऐसा ही एक एजेंसी भारत पोल बन रहा है, ऐसा ही एक प्रोग्राम पोर्टल भारत पोल का बन रहा है। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसके डिटेल्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है। नेक्स्ट वी विल सी अ वोल्केनो विच इज मेंशन्ड इन न्यूज। ये वोल्केनो रिसेंटली इंडिया के पास ही, इंडिया का हिस्सा नहीं है बट इंडिया के पास में ही हम देखेंगे कि ये वोल्केनो काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है फिर से, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। उससे रिलेटेड हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म ज्योग्राफी का रिंग ऑफ फायर उसको पढ़ेंगे, रिंग ऑफ फायर, राइट। देन वी विल स्टडी अबाउट हुलोंग पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हुलोंग पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हुलोंग गिबन जो है इसके बारे में तुम सबने बहुत बार सुना होगा। यहां हम हुलोंग पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे विच इज इन आसाम। देन वी विल स्टडी अबाउट अ टर्म हेफ्लिक लिमिट, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है, हेफ्लिक लिमिट। सॉक डायमंड्स, सॉक डायमंड्स, डायमंड्स से अपोजिट सॉक डायमंड्स, इसका डायमंड से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी ऐसे टर्म्स ना आपको कंफ्यूज करेंगे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। सो वी विल स्टडी दिस। एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। ये आज का टॉपिक होगा हमारा प्री सिक्योर का। सो पहला क्वेश्चन भारत पोल से रिलेटेड। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू भारत पोल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक चीज तो मालूम हो गया कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर इस भारत पोल नाम के पोर्टल का, भारत पोल नाम के इनिशिएटिव का इस बिगनिंग किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत पोल प्रोवाइड्स ए रियल टाइम इंटरफेस टू enable seamless communication among investigative agencies and police forces in India। ये स्टेटमेंट टू गुड टू बी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रियल टाइम इंटरफेस बनेगा। इस रियल टाइम इंटरफेस से जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे वो सीबीआई हो या बाकी पुलिस फोर्सेस हो, इन्वेस्टिगेटिव जो भी एजेंसीज हो, उनको एक रियल टाइम सीमलेस डाटा मिलेगा सो दैट वो क्राइम को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। Second, it connects Indian law enforcement agencies to Interpol's network of 195 countries for international cooperation in crime control। बिल्कुल, भारत पोल इस वजह से देखो नाम भी वैसा ही चूज किया गया है इंटरपोल की तरह। सो इंटरपोल का जो 195 कंट्रीज का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के साथ हमारा भारत पोल का नेटवर्क जुड़ेगा सो दैट ये दोनों एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर टेररिज्म को, क्राइम को, ड्रग्स को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, इन सबको और अच्छे से टैकल कर पाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड भी हमारा ट्रू था बिल्कुल। थर्ड क्या है? द पोर्टल इनकॉर्पोरेट्स द कैपेबिलिटी टू इशू रेड कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना, ये कैपेबिलिटी भी है इसके पास। किस बारे में? एंड रेड कॉर्नर नोटिस रिलेटेड टू डिफरेंट क्रिमिनल्स एंड फैसिलिटेट्स ट्रायल इन एब्सेंटिया प्रोविजन। अब ये चीज समझना, ट्रायल इन एब्सेंटिया प्रोविजन अंडर इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉ। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत पोल के अकॉर्डिंग हम रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू कर सकते हैं। एंड ये जो टर्म है ट्रायल इन एब्सेंटिया, ट्रायल इन एब्सेंटिया जो इंडियन क्रिमिनल लॉज में नया नया ऐड हुआ है, ट्रायल इन एब्सेंटिया मतलब कि सपोज कोई फजिटिव है जिसके ऊपर नोटिस निकला हुआ है, जिसके ऊपर प्रॉपर एविडेंसेस हैं, पर वो क्या हो रहा है, ट्रायल में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। तो इवन इन दैट केस व्हेन ही इज और सी इज एब्सेंट इन द ट्रायल, जब वो ट्रायल में एब्सेंट है फिर भी उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा सो दैट सिर्फ पॉजिटिव होने के वजह से, सिर्फ भागे होने के वजह से ऐसा नहीं हो कि वो छूट जाए और जस्टिस नहीं सर्व हो। दैट्स व्हाई ये प्रोविजन भी इंक्लूडेड है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि जब इंसान एब्सेंट है फिर भी उसके ऊपर प्रॉपरली ट्रायल चलेगा एज पर द न्यू क्रिमिनल लॉज। यहां पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे और ये इस तरह से न्यूज में आप देख रहे हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, इन्होंने भारत पोल का इनॉग्रेशन अभी किया था। ये कुछ इस तरह से भारत पोल का लोगो है और ऊपर आप देख सकते हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब क्या हो गया, भारत पोल इनॉग्रेट जो किया गया है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने किया
डेवलप करने का काम कौन कर रही है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट्स व्हाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्रेजेंट थे उस इवेंट में। बाकी हमने डिटेल्स देख लिया कि जो हमारी पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको सीमलेस कम्युनिकेशन, सीमलेस डाटा, सीमलेस इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगी। ट्रायल इन एब्सेंटिया मैंने तुम्हें समझा दिया कि प्रोसिक्यूशन अलाउ करना, प्रोसिक्यूशन अलाउ करना जब हमारा फजिटिव एब्सेंट में हो, जब हमारा फजिटिव जिसके ऊपर ट्रायल चलना है, प्रॉपर एविडेंसेस हो, वो भागा हुआ हो, उस केस में भी प्रोसिक्यूशन अपना काम कर पाएगी। इसे ट्रायल इन एब्सेंटिया बोलेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस वोल्केनो से रिलेटेड है जो मैंने अभी तुम्हें बोला, माउंट रुआंग वोल्केनो। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं माउंट रुआंग वोल्केनो का। अभी हम देखेंगे कौन से कंट्री में है, कैसे रिंग ऑफ फायर से एसोसिएटेड है, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सो आप इस वोल्केनो को देख सकते हैं, ये लास्ट फ्यू डेज में, एक्चुअली लास्ट फ्यू ईयर में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है, थाउजेंड्स टाइम एक्टिव रहा है। सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, माउंट रुआंग इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो। जब हम स्ट्रेटोवोल्केनो की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? कोनिकल शेप का वोल्केनो होगा और काफी एक्टिव वोल्केनो में से एक माना जाता है। रिसेंटली इरप्ट हुआ है, कंटिन्यूअस इरप्ट हो रहा है। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में है? तो अगर आंसर की बात करें गाइस, तो सुआलवेसी आइलैंड जो है, सुआलवेसी आइलैंड इंडोनेशिया, यहाँ पे हमारा ये वोल्केनो लोकेटेड है, सुआलवेसी आइलैंड इंडोनेशिया। और इस सुआलवेसी में कौन सा वोल्केनो? रुआंग। सो रुआंग, आर फॉर रुआंग, और सुआलवेसी आइलैंड इंडोनेशिया, ये याद रखना है। सुमात्रा आइलैंड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होएगा, नॉट सुमात्रा, एस फॉर सुआलवेसी, नॉट सुमात्रा। अब जरा हम मैप पर सुआलवेसी आइलैंड को प्लॉट करें, माउंट रुआंग को, तो ये तो द हिंदू का आर्टिकल था, देखो क्या लिखा हुआ, इंडोनेशियाज माउंट इबू इरप्टेड 1000 टाइम्स इरप्ट हुआ है। ये रहा सुआलवेसी आइलैंड और यहाँ पे माउंट रुआंग, ठीक है। चलिए, सो माउंट रुआंग इज ए स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये स्टीप होता है, कोनिकल वोल्केनो होता है, जिसमें लेयर्स ऑफ लावा होते हैं और बड़े फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता है। जब इरप्ट होगा तो काफी तेज एक्सप्लोजन भी सुने जाते हैं, जिससे जो लावा है वो लावा और काफी दूर तक स्प्रेड भी हो सकता है, आसपास के लोगों को दिक्कत भी होती है। ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। सो अब हमें समझना है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। आप इस मैप में देख सकते हो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पहले इस इमेज को देखो, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये रीजन, ये जो रेड कलर की लाइन है ऐसे एक रिंग बना रही है, और बीच में यहां हमारा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है ना। सो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान दो, ऐसे करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सिविल सर्विसेज में। अब इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से कौन कौन से नेशन कनेक्टेड है? इंडिया इसके डायरेक्ट टच में नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया डायरेक्टली नहीं है टच में, इंडिया इज नॉट इन दिस रिंग ऑफ फायर। ऑब्वियसली इस रिंग ऑफ फायर में इंडिया नहीं है ना, नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो है। अब इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से नेशन है वो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, 15 नेशन है, बट इसका शेप देखो। और ये जो सामने तुम्हारे मैंने इमेज बनाया है, ये है हॉर्स शू, हॉर्स शू। इसको हम लोग बोलते हैं घोड़े की नाल। घोड़े के जो हॉर्स का हूव होता है, जो खुर होता है, उसमें नीचे लगा दिया जाता है लोहे का एक लेयर, सो दैट वो अच्छे से चल सके, ज्यादा बढ़िया सर्विस दे सके। कुछ लोग इसको लकी भी मानते हैं, अपने घरों पर भी लगाते हैं, ऐसे भी कई बिलीफ होती हैं। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, पर हॉर्स शू का शेप ऐसा ही होगा, क्योंकि घोड़े का जो खुड़ है, जो होव है, वो ऐसा ही दिखता है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज सिमिलर टू हॉर्स शू इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में हॉर्स शू के सिमिलर होगा, याद रखना। ये एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ सकता है। सिमिलर दिख भी रहा है आपको, एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं बट सिमिलर। चलो, अब हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में है, इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। कौन कौन से नेशंस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, जो तुमने अभी पूछा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तो यूएसए है, इंडोनेशिया है, जापान है, मैक्सिको है, कनाडा है, फिलीपींस है, और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में तो हम माउंट रुआंग की बात कर रहे हैं, वो पैसिफिक आइलैंड में है ही, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है ही। रसिया का भी थोड़ा पार्ट पड़ता है, ग्वाटेमाला है, चिली है, पेरू है। ये 15 नेशंस जो हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट बनते हैं।
इस पे ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट कुछ नेशन जैसे यूएसए, इंडोनेशिया तो याद रखना है, यहाँ फिलीपींस है, जापान है, कनाडा है, चिली है, पेरू है, ग्वाटेमाला है एंड रसिया। इंडिया नहीं है। ओके, अब इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बुलाते हैं? तो ये हॉर्स शू शेप्ड एरिया, ये जो हॉर्स शू शेप्ड एरिया है, दिस हॉर्स शू शेप्ड एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 90% ऑफ अर्थक्वेक। अराउंड 90% ऑफ अर्थक्वेक वर्ल्ड का इसी रिंग्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में होता है। क्यों होता है? अब क्वेश्चन बनता है कि वाई, यहां हमें जानना है क्यों बनता है। तो पैसिफिक रिंग वाला जो एरिया है, पैसिफिक रिंग फायर वाला जो एरिया है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है ना, ये काफी फास्ट मूव करते हैं। एक्चुअली में दे मूव लाइक राफ्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ के सरफेस पे राफ्ट्स हैं, कुछ उसी तरह ये प्लेट्स मूव करते हैं। और इतने फास्टली जब मूव करेंगे, तो इतने फास्टली मूव करने के वजह से, कन्वर्जेंट बाउंड्री होने के वजह से, इतना फास्ट मूव करने के वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबसाइड कर जाता है, और जिससे काफी फ्रिक्वेंट वोल्केनो, काफी फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, इवन सुनामी भी होती है। एंड दैट्स वाई ये रीजन, चाहे सुनामी हो या वोल्केनो हो या अर्थक्वेक, इन तीनों से अफेक्टेड रहता है। चलिए, 90% तो यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, तो जब अर्थक्वेक होगा तो सुनामी और वोल्केनो भी पॉसिबल है ही। उसके अलावा अगर हम हिमालयन रीजन्स की बात करें, जहां हमारा देश है, या जावा और नॉर्थ अटलांटिक रीजन की बात करें, तो बस यहाँ पे अराउंड 6% अर्थक्वेक ही आते हैं। हालांकि ये 6% अर्थक्वेक भी हमारी नींद तोड़ने के लिए काफी है। रात को सोए रहो और रात को अचानक से बेड हिल जाता है, ऊपर पंखे को देखो, पंखा हिलने लगता है। ये भूकंप के झटके हमने रिसेंट में भी फील किए हैं, बट वो 6% ही है। 90% यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में, जहां पे पैसिफिक प्लेट काफी फास्टली मूव करते हैं, और इन फास्ट मूवमेंट के वजह से फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन या सुनामी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलोंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। हुलोंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज लोकेटेड इन असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। ये असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इज बॉर्डर्ड बाय द भोगदोई रिवर। ये भोगदोई रिवर इसकी एक बाउंड्री बनाती है। भोगदोई रिवर की अगर बात करें गाइज, भोगदोई रिवर, तो भोगदोई रिवर ये ओरिजिन होती है नागा हिल्स में, और आगे जाकर फिर ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी भी बनती है। दिस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तुम मुझे बताना, बिना मैप चेक किए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर, कि ये ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। दिस इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नागा हिल से ओरिजिनेट हो रही है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और मुझे आंसर करना, फिर उसके बाद मैप में देख के कंफर्म कर लेना। सो दिस भोगदोई रिवर इज मेकिंग अ बाउंड्री, अ बॉर्डर ऑफ हुलोंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एकदम सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। भोगदोई रिवर के बारे में इतना याद रखिएगा। और अगर आपको गुवाहाटी में एथनिक फूड खाना है, अच्छे क्वालिटी का एथनिक फूड खाना है, तो यहाँ जीएस रोड में उलूबारी में एक भोगदोई रेस्टोरेंट है। यू कैन गो देयर एंड देन यू कैन टेस्ट वेरी गुड क्वालिटी टेस्टी एथनिक फूड्स, राइट। दैट्स अ वेरी गुड प्लेस। वो भोगदोई रेस्टोरेंट है। तो भोगदोई रिवर से मुझे अचानक से याद आ गया, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू शुड गो देयर इफ यू वांट एथनिक फूड टेस्ट एज वेल। सो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या? द सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर इट्स डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। इस सेंचुरी का नाम, सेंचुरी, ये हुलोंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों पड़ा? क्योंकि डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, कौन सी डोमिनेंट ट्री स्पीसीज? हुलोंग पार एंड हुलोंग, एंड इज होम टू इंडियाज ओनली एप द हुलॉक गिबन। कि इस वजह से इस सेंचुरी का नाम हुलोंग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम जरा इन सेंचुरी को देखते हैं। अभी द हिंदू में रिसेंटली एक आर्टिकल था हुलोंग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिलेटेड, दैट्स व्हाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां आप ट्रीज को देख सकते हैं, ये ट्रीज आपके सामने है, और इस ट्री के वजह से ही हुलोंग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हुलोंग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। ये ट्री है हुलोंग ट्री, जो कि काफी हाइट में काफी बड़ी होती है। अब हुलोंग ट्री के बारे में ज्यादा जानना है तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करना होगा तुम्हें, दैट व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ आसाम एंड विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ आसाम। क्या स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर दोनों एक ही प्लांट से है, या स्टेट ट्री अलग है और स्टेट फ्लावर अलग है? एक हिंट इस वीडियो में भी है,
बाकी तुम थोड़ी मेहनत करो और मुझे कमेंट करके बताना विच इज द स्टेट ट्री ऑफ असम। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था। हुलोंग पार्क गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिचुएटेड इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, और भोगदोई रिवर उसकी एक बाउंड्री बनाती है। वाटर लॉक्ड जोन होता है, दैट्स वाई सेमी हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशंस। ये सेमी हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेजिटेशंस जिनका थोड़ा हिस्सा पानी में डूबा है, थोड़ा हिस्सा पानी के ऊपर रह रहा है, सेमी हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशन बोलेंगे। जैसे लोटस का फ्लावर, लोटस का फ्लावर तो सबने देखा है ना, कमल का फूल, लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर इज काइंड ऑफ सेमी हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशन। ये सेमी हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशन भी आपको इस रीजन में मिलेंगे। एंड हुलॉक ट्री के वजह से, हुलोंग ट्री की वजह से इस पार्क का नाम हुलोंग पार्क गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। और इस रीजन में आपको हुलॉक गिबन्स भी दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे हुलॉक गिबन्स, वेस्टर्न हुलॉक गिबन। अब बात आ रही है वेस्टर्न हुलॉक गिबन की। तो रिसेंटली एक पीवाईक्यू एनालिसिस में, असम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस और यूपीएससी के भी पीवाईक्यू एनालिसिस में, मैंने तुम्हें हुलॉक गिबन इस स्पीसीज के बारे में पढ़ाया था। और फिर मैंने तुम्हें बताया कि इसकी देखो दो वेराइटीज इंडिया में मिलती हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। अब तुम मुझे दोनों का IUCN स्टेटस कमेंट करके बताओगे, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, गूगल का हेल्प नहीं लेना है, बुक का नहीं लेना है, अपने मेमोरी को चेक करना है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन का IUCN स्टेटस क्या और ईस्टर्न हुलॉक गिबन का IUCN स्टेटस क्या, अभी कमेंट करके तुम बताओगे वीडियो के नीचे। चलिए, दो टाइप के हुलॉक गिबन मिलते हैं। अभी यहाँ पे मत पढ़ना, ये वाला स्लाइड अभी नहीं देखना है, क्योंकि ये स्लाइड देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। तुम पहले आंसर बताओगे, देन उस स्लाइड पर आओगे। उस स्लाइड में वही इंफॉर्मेशन है इसके पहले वाली स्लाइड में, जो मैं तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ हुलॉक गिबन के ऊपर। नाउ कम टू दिस टर्म हेफलिक लिमिट। ये हेफलिक लिमिट रिसेंटली न्यूज़पेपर में मेंशन थे, सेल्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइंस एंड टेक का एक पार्ट हो गया। और ऐसी चीजें, चाहे वो डीएनए हो या फिर सेल्यूलर बायोलॉजी हो, स्टेम सेल्स की बात हो, कैंसर सेल्स की बात हो, ऐसे कई चीजों के ऊपर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस को, एपीएससी को क्वेश्चन बनाने की आदत रही है। सो व्हाट इज हेफलिक लिमिट? अब हेफलिक लिमिट की बात करें, ये लिमिट है क्या, तो वो तो मैं तुम्हें समझा देता हूं, आगे डिटेल में भी देखेंगे कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल कैन डिवाइड बिफोर एंटरिंग सेनेसेंस। इस स्टेज की भी हम बात करेंगे कि हेफलिक लिमिट एक लिमिट है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है जब तक नॉर्मल ह्यूमन सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद फिर वो डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर डिवीजन नहीं करेगा, डेथ नहीं होगी सेल की। सेल डेथ इज ए डिफरेंट टर्म, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं तुम्हें। बस ऐसा स्टेज जहां पर जाके वो फिर इनएक्टिव हो जाता है, लगभग डोरमेंट जैसा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हेफलिक लिमिट। मतलब इस लिमिट के बाद आने पर ना फिर धीरे धीरे बुढ़ापा काफी ज्यादा दिखने लगेगा। दिस वॉज द आर्टिकल ऑन हेफलिक लिमिट। आर्टिकल देखो कितना अच्छा था, वाई इमोर्टेलिटी रिमेन्स आउट ऑफ ह्यूमन रीच। क्यों इमोर्टेलिटी अभी भी ह्यूमन रीच से बाहर है? इस हेफलिक लिमिट की वजह से, क्योंकि यही हेफलिक लिमिट, एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर लियोनार्ड हेफलिक, जिन्होंने इस लिमिट के बारे में बताया था 1960s में। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ह्यूमन सेल है ना, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक ही ब्रेक होता है। तो जब तक नंबर ऑफ टाइम्स तक ब्रेक होगा, नए सेल्स बनते रहेंगे, नए सेल्स बनते रहेंगे तो यूथनेस बनना रहेगा। और जैसे ही सेल्स ब्रेक होने बंद होंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एजिंग का इंपैक्ट ज्यादा दिखने लग जाता है। सो विच इज टिपिकली अराउंड 40 to 60 डिवीजन, 40 to 60 डिवीजन होते हैं ह्यूमन सेल के नॉर्मली। और लास्ट में जाकर फिर क्या होता है, जब वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में पहुंचता है, इसको हम सेनेसेंस बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग स्टेज। दिस सेनेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेल डेथ। याद रखिएगा, सेनेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेल डेथ। सेल डेथ से डिफरेंस है। ये सेल डेथ के बारे में भी मैंने यहां समझा दिया है। सेल डेथ का मतलब कि हमारा जो सेल है, सेल डेथ जिसको हम अपोप्टोसिस भी बुला सकते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल डेथ का एक टाइप, या फिर नेक्रोसिस भी बुला सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। सेल डेथ के केस में आगे सेल का कोई ग्रोथ नहीं होगा, कंप्लीटली डेड हो जाएगा। बट यहाँ सेनेसेंस के केस में आगे ब्रेक नहीं होता है, अभी भी सेल जिंदा है, बस वो ब्रेक होना अपना बंद करता है। सो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों को मैच नहीं कर देना है, ठीक है। सेनेसेंस इज जस्ट दैट लिमिट, दैट फाइनल स्टेज जहां से सेल ब्रेक नहीं होगा। सेल डेथ इज डेड सेल, सेल की डेथ हो चुकी है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है और अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होता है। प्रोग्राम को अपोप्टोसिस बोलते हैं, अनप्रोग्राम्ड को नेक्रोसिस बोलते हैं। इतना डिटेल काफी है इनके लिए।
सो ह्यूमन एजिंग इस वजह से काफी इंपैक्ट दिखने लगता है, जिसको हेफलिक लिमिट के नाम से समझाया गया था। सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है और अलाइव रहता है उस टाइम में सेनेसेंस के स्टेज में, बट एजिंग का इंपैक्ट ज्यादा दिखने लगेगा। हेफलिक लिमिट के बारे में और एडिशनल फैक्ट की हम बात करें तो हेफलिक लिमिट इन दोनों चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। किस चीज पर? कैंसर सेल्स एंड स्टेम सेल्स पर। अब जब कैंसर सेल्स पे हेफलिक लिमिट अप्लाई नहीं होता है, दैट्स वाई कैंसर सेल्स एक बार बॉडी में चले गए और अच्छे से इलाज नहीं हुआ, अगर कीमोथेरेपी अच्छे से नहीं हुई या मेडिकेशन अच्छे से नहीं मिला, डॉक्टर अच्छे से नहीं इलाज कर पाए, तो फिर वो कैंसर सेल्स बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर हेफलिक लिमिट अप्लाई नहीं होता है कैंसर सेल पे, मतलब यहाँ पे इनका स्टॉप नहीं लगने वाला है, यहाँ पे ये रुकने वाले नहीं हैं, नहीं रुकते हैं। अदरवाइज फिर हम इलाज करेंगे कैंसर सेल्स का तो पूरी तरह से उनको खत्म ही करना होगा, वहां पर हेफलिक लिमिट नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सॉक डायमंड्स या मैक डायमंड्स। सॉक डायमंड्स, बात तो हम डायमंड की कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली डायमंड। ये कोई भी कार्बन का आइसोटोप, आइसोबार ऐसा कुछ भी नहीं है, डायमंड है ही नहीं वहां पे। बस डायमंड जिस तरह से डिफरेंट कलर्स दिखाता है, जितने वेराइटी ऑफ कलर्स, किस फेनोमेना के वजह से हम डायमंड से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स देख सकते हैं, या एक बढ़िया अपीयरेंस होता है डायमंड का? व्हाट इज द फेनोमेना जिसके वजह से डायमंड का एक बढ़िया अपीयरेंस, एक वन ऑफ द बेस्ट अपीयरेंस लाइट के वजह से पड़ता है? बताओ जरा मुझे। सॉक डायमंड है क्या? तो सॉक डायमंड एक्चुअली हम लोगों को देखने कहाँ मिलता है? फाइटर जेट्स में मिलता है, रॉकेट इंजन में मिलता है। वैसे ब्राइट स्पॉट्स विच आर काउज्ड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट वेट, यहां ये देखिए, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क फॉर्म्ड बाय शॉक वेव्स इन सुपरसोनिक एग्जॉस्ट जेट ड्यू टू प्रेशर एडजस्टमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर कि लाइट एंड डार्क का ऑल्टरनेटिव पैच बनेगा। एक बार लाइट दिखेगा, फिर डार्क होगा, लाइट दिखेगा, डार्क होगा, और इसके वजह से ना मल्टीपल कलर्स भी कई बार दिखते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द शॉक वेव्स इन सुपरसोनिक एग्जॉस्ट। ये सुपरसोनिक एग्जॉस्ट आपको कहां पर मिलेगा? फाइटर जेट्स में मिलेंगे। ये सुपरसोनिक एग्जॉस्ट आपको कहां पर मिलेगा? रॉकेट इंजन्स में मिलेंगे। दैट्स वाई इसके वजह से एक ऐसा अपीयरेंस दिखता है कि भाई कलरफुल वहां पर लाइट्स दिख रही हैं। एक्चुअली में वो कलरफुल लाइट्स शॉक वेव्स की वजह से जनरेट होती हैं, ऐसा कुछ ये देख सकते हो तुम यहाँ पर। ये जो एग्जॉस्ट में, ये इंजन का पार्ट है, और यहाँ एग्जॉस्ट में आपको कलर्स दिख रहे हैं, जैसे ब्लू कलर दिख रहा है, थोड़ा रेड दिखेगा, फिर थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर दिखेगा। अभी रिसेंटली नासा के मैक डायमंड, यहाँ एक आर्टिकल छपा था, फुल थ्रॉटल मैक डायमंड्स नासाज X-59 टर्न्स ऑफ पावर सोर्स थ्रू इंजन टेस्ट। जब इंजन को टेस्ट किया गया तो ऐसे मैक डायमंड्स ये देखने को मिला था। ठीक है, मैक डायमंड, या फिर हम उसको बुला सकते हैं शॉक डायमंड्स, क्योंकि शॉक वेव की वजह से जनरेट होता है। दिस इज द एग्जाम्पल शॉक वेव का या मैक डायमंड का एग्जाम्पल है। एक चीज याद रखिएगा कि दीज आर नॉट फ्लेम्स, ये एक्चुअली में फ्लेम्स नहीं होते हैं, ये बस शॉक वेव्स के वजह से जनरेट होते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली फ्लेम्स, ये फ्लेम्स है नहीं एक्चुअली में, जस्ट शॉक इंड्यूस्ड लाइट एमिशंस है। शॉक इंड्यूस्ड लाइट एमिशन, शॉक इंड्यूस्ड, हमने वाइब्रेशन पढ़ा था। जैसे सपोज हम किसी स्पीकर के पास खड़े हैं, या हम स्पीकर को क्लोजली मॉनिटर करें, तो उसके ऊपर जो एक लेयर लगा रहता है, राइट, क्लोथ का या प्लास्टिक का, उसको टच करो तो वाइब्रेशन हमें फील होता है साउंड वेव्स के वजह से, शॉक की वजह से। सो अगर मैक स्पीड पे जाए फाइटर जेट्स या रॉकेट प्लेन्स वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे उस शॉक की वजह से हमें ऐसा डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ऑल्टरनेटिव डार्क लाइट ऐसा दिख सकता है, जिससे मल्टीपल कलर्स दिखेंगे। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? उसमें था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये पूछा था मैंने कि समटाइम सीन इन द न्यूज इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हाट? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसका इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का ये जो इनिशिएटिव है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अभी एक्सप्लेनेशन पे मत ध्यान दो, अभी वर्ड पे ध्यान दो। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स हैं या यूरोप के जो नेशंस हैं, तो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग उससे होगी उसका इंपैक्ट उन पर काफी पड़ेगा। मोस्टली सब सी के पास है, तो दैट्स वाई एक तो गर्मी भी उन्हें काफी लगेगी, गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है। रिसेंटली हमने पिछले साल ब्रिटेन में देखा कि जितनी गर्मी दिल्ली वाले ऐसे खेल खेल में झेल जाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले, उस दिल्ली में लंदन के एसी फेल हो रहे थे।
and that's why they are very much concerned about increasing level of carbon और carbon dioxide in the atmosphere. अब उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए EU ने क्या किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया है. क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट्स किया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का मतलब जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, उन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को उन इंपोर्ट्स पे कार्बन लीकेज चेक किया जाएगा. मतलब कहने का मतलब प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे डीकार्बोनाइजेशन. कि सपोज वो प्रोडक्ट जो है, सपोज यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशंस, राइट, इंपोर्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये इंपोर्ट कर रहा है. कहां से इंपोर्ट कर रहा है? तो सपोज फ्रॉम फिलीपींस से इंपोर्ट कर रहा है. तो फिलीपींस से इंपोर्ट कर रहा है या सपोज बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है, राइट. अब बांग्लादेश या फिलीपींस में सिंस इन कंट्रीज को क्या चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में ये ग्लोबल वार्मिंग को भूल जाते हैं, ये कार्बन का इमिशन कितना हो रहा है उसको भूल जाते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें भूल जाते हैं. प्रोडक्ट तो बना दिया और प्रोडक्ट बना के फिर यूरोपियन यूनियन को बेच दिया. पर यूरोपियन यूनियन ने क्या देखा कि हमने जब प्रोडक्ट खरीदा तो डायरेक्टली तो हमने कार्बन में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कार्बन के इमिशन में, बट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड सिंस वी आर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द इमिशन ऑफ कार्बन, तो ओवरऑल तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ईयू ने ये मैकेनिज्म डेवलप किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सो दैट ग्लोबली डीकार्बोनाइजेशन प्रमोट हो सके. ठीक है. इसका ट्रांजिशन फिर स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1, 2023 में, एंड फुल इंप्लीमेंटेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनवरी 1, 2026. जनवरी 1, 2026 से फुल इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है. ऐसे करना है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को. दूसरा क्वेश्चन था, द फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तुम में से कई लोगों का आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा और बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, पढ़ के आंसर कर रहे हो. आंसर क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. अब हम जरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात करेंगे और इस फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट की भी बात करेंगे. तो फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट जो 2023 में आया था, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पब्लिश करता है, अभी उस वाले पार्ट पे नहीं जाओ, पहले इधर ध्यान दो. इस फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट का एक मेन कंसर्न या मेन पॉइंट क्या था, जिसे मैंने यहाँ फ्रेज में लिखा है, द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर फॉरेस्ट बाय 2030. कि 2030 तक जो टारगेट था कि हम फॉरेस्ट जो है उनको रिस्टोर कर लेंगे, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, हम उस ट्रैक से भटक चुके हैं. क्यों भटक चुके हैं? बिकॉज द मेजर्स एडॉप्टेड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन या फिर मेजर्स which are in support of forestation are not properly implemented. That's why ये concern forest pathway report में World Wildlife Fund ने जाहिर कर दिया था. अब WWF के बारे में हम बात करें तो ये WWF का एक लोगो है, आप WWF का लोगो देख सकते हैं. इसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी बुलाते हैं या सिंपली वी कॉल इट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज द लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस एरिया, मेन प्राइमरी एरिया बोले तो प्राइमरी एरिया है डिफॉरेस्टेशन को टैकल करना, डिफॉरेस्टेशन टैकल करना. इसका प्राइमरी एरिया है ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना, ये भी इसका एक कंसर्न हो गया. तो अब डिफॉरेस्टेशन को टैकल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए ये काम कैसे करता है? तो रिपोर्ट पब्लिश करता है. जैसे एक रिपोर्ट क्या पब्लिश करेगा? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. अब इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से ये बताएगा कि देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है. तो इसने बायोडाइवर्सिटी लॉस के फील्ड में भी काम करना शुरू कर दिया. ये स्पीसीज कौन सा है जो इसके लोगों में प्रेजेंट है, बताना मुझे. अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जब ये सब पब्लिश कर रहा है, या अर्थ आवर हम सब बड़ी खुशी खुशी मनाते हैं. अभी रिसेंटली, आज महीना क्या है, आज मई है, 10th में, अभी रिसेंटली पिछले महीने, एक महीने पहले, कौन से मंथ में, मार्च में कि अप्रैल में, अर्थ आवर सबने सेलिब्रेट किया. रात को 1 घंटे सारे जो भी अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उनको बंद करना, लाइट बंद करना, अर्थ आवर. ये इनिशिएटिव भी इन्हीं का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF का. या फिर दूसरा इनिशिएटिव क्या, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप. डेप्ट फॉर नेचर स्वैप मतलब कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं, उनके ऊपर कई बार डेप्ट हो जाता है डेवलप्ड कंट्री का, काफ़ी डेट लेकर रखती हैं वो लोग, काफ़ी उधार लेकर रखते हैं. तो ये एक इनिशिएटिव WWF ने स्टार्ट किया था कि अगर वो कंट्रीज, उधार तो काफ़ी उन्होंने लिया है,
और उधार चुकाने के चक्कर में सपोज उन्होंने अनप्लान्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है, जिससे ट्रीज काटे जा रहे हैं, तो इससे फायदा ओवरऑल किसी को नहीं होगा। सो डेवलप्ड कंट्री से जाके बात की गई या एक फंड इकट्ठा किया गया, जिसमें सपोज जो भी रिच पर्सन है, कई फेमस पर्सनैलिटीज, इन पर्सन से बात की गई, कई फिल्म के एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, कई बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे फंड इकट्ठा किया गया। WWF ने फंड इकट्ठा किया, क्योंकि वैसे भी यह है क्या, इंटरनेशनल एनजीओ है ना, 1961 में स्टेब्लिश हुआ इंटरनेशनल एनजीओ, तो एनजीओ तो फंड इकट्ठा कर सकता है। और फंड दिया गया लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को या पुअर कंट्री को कि तुम ये फंड ले लो और इस फंड को लेकर क्या करो, अपने डेवलपमेंटल मेजर सही करो, या फिर आपका जो उधार है उस उधार को माफ करवा दिया जाएगा, वो पैसा हम दे देंगे उस कंट्री को, या डायरेक्टली उस कंट्री से ही बात किया गया, डेवलप्ड कंट्री से, कि आप उनको उधार का पैसा माफ कर दीजिए। क्यों माफ कर दीजिए? क्योंकि वो अब कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी मेथड को बोला गया था डेट फॉर नेचर स्वैप या डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। नेचर के प्रोटेक्शन के लिए डेट को स्वैप कर देना। अगर नेचर का प्रोटेक्शन हो रहा है तो डेट स्वैप कर दो। मतलब सपोज उनके ऊपर 10 करोड़ का लोन है, लेकिन उस 10 करोड़ के बराबर सपोज उन्होंने फॉरेस्ट लगा दिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर दिया, तो वो 10 करोड़ माफ करवा दिया जाएगा। ये WWF का ही मेजर है, याद रखिएगा। बाकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और अर्थ आवर पे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं तुमको देने वाला हूँ। WWF की बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल एनजीओ है, 1961 में बना था, स्विस बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ। ऐसी चीजें स्विट्जरलैंड में ही होंगी, बांग्लादेश पाकिस्तान में तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कल दिया था तुम्हें, और अब आज जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उस पे बेस्ड आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे और सबडक्शन जोन पे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और सबडक्शन जोन पे ये क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आज पढ़ाया है उसको भी ध्यान से सुनकर तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या थोड़ा पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अर्थ आवर इनिशिएटिव। अर्थ आवर इनिशिएटिव से है। यूजुअली प्री सिक्योर में मैं तुम्हें 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, पर आज सिंस सैटरडे है और अगला प्री सिक्योर में हम लोग मंडे को मिलेंगे, इसलिए आज 4 क्वेश्चन है, क्योंकि तुम ज्यादा थोड़ा मेहनत कर लो संडे का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रीनियम से है। ये ग्रीनियम रिसेंटली न्यूज में था, सो स्टडी अबाउट दिस ग्रीनियम। ऐसे टर्म्स यूपीएससी एपीएससी को प्यारे होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। तो ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें फिर मंडे को इन 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते जाइए। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसका इंपैक्ट अपनी पढ़ाई पर मत पड़ने दो, है ना। पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी के जो नापाक इरादे हैं बुज़दिलों के, उनका जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से समर्थ है, पूरी तरह से तैयार है, भारत सरकार तैयार है, और हम सब लोग अपने भारत सरकार और अपने सेना के साथ खड़े हैं, है ना। तो कोई भी पैनिक अपने बीच में नहीं होने देना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, पढ़ाई करें नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अपनी पढ़ाई करनी है, राइट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना, अपने घर वालों का, अपने पास वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।